देखिए, सस्टेनेबिलिटी का वही सोल्यूशन है कि हमारे पास एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, जिसमें वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो दुनिया भर में मौजूद हैं वो हों, उसके अंदर हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट भी हों, और आप जो है अगले 2 साल का एक ऐसा प्लान बनाएं कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर आप हंगामी बुनियादों के ऊपर, वॉर फुटिंग के ऊपर जो है आप आईएमएफ की चुंगल से बाहर आ जाएं। जब तक आप आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के साथ हैं, आप आईएमएफ से डिक्टेशन ले रहे हैं और आपका बजट जो है वो आईएमएफ की नजरे में आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज के तहत बन रहा है, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अगर ये एग्रीकल्चर टैक्स लगता है तो इन दैट केस तो फिर आपको जो है मजीद इन्फ्लेशन होगा, मजीद आपको रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे। हाउ अबाउट दिस कंडीशन के जो पाकिस्तान अपना सॉवरेन फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसको ख़त्म करे? देखिए, खत्म करने के जहाँ ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए SIFC को बनाया गया था, यानी इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, वो इसलिए बनाया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी जैसे से कभी भी अफेक्टेड नहीं रही। आज भी आप देख लें कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। आप ये देख लें कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, कोई सूरत हाल उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि SIFC जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। SIFC का एक रोल है, और पिछले दिनों जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था, ठीक है अभी तक उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई है, लेकिन अभी एटलीस्ट जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था सऊदी अरेबिया की तरफ से स्पेशली, उसमें SIFC का बड़ा क्रिटिकल रोल था। Numan, welcome to the show and अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Numan, you may have heard about the Supreme Court decision on this PTI thing. अगला एक साल आपको politically, economically कैसा दिखता है पाकिस्तान का? देखें, जो आपने फैक्टर्स बताया, आज का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि काफी दिनों से ये अनसर्टेनिटी चल रही थी और गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर था। ये जो बजट अभी उन्होंने पास किया है, देखें जहाँ तक 45% इनकम टैक्स का ताल्लुक है, इसकी इन्फोर्समेंट, इसकी कलेक्शन, ये बुनियादी तौर पर एक अनसस्टेनेबल टैक्स है। अभी आप ये देखेंगे सैलरीड क्लास के ऊपर भी तकरीबन 40% तक टैक्स लगा दिया गया है। ऑन टॉप ऑफ इट जो महंगाई का तूफान है उसके साथ है। तो अगर आप इन तमाम फैसलों को बजट के हवाले से जो अवाम में बेचैनी बल्कि शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है उसको, और जो ये आज का फैसला आया है, उन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सियासी हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, या तो गवर्नमेंट से डू मोर या फेवर मजीद मांगना शुरू करेंगी, या फिर यह है कि अगर उन्हें लगा कि किसी तरीके से गवर्नमेंट किसी मुश्किलात का शिकार है तो ये भी मुमकिन है कि वो उनकी भी हवाओं का जो है वो रुख जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो है आने वाले दिनों में इसकी क्लैरिटी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कमी आ जाए। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चर टैक्स लगता है तो इन दैट केस तो फिर आपको जो है मजीद इन्फ्लेशन होगा, मजीद आपको रेट बढ़ाने पड़ जाए। गवर्नमेंट को इस हवाले से मुश्किलात होंगी। अगर IMF का प्रॉब्लम आया तो करेंसी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, इसमें मजीद इन्फ्लेशन। तो ये एक विशियस साइकिल है जो भी बनता हुआ नजर आ रहा है 2-4 महीने के अंदर। So how about this condition के जो पाकिस्तान अपना सॉवरेन फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है, इसको ख़त्म करे? यू एग्री विद दिस? देखें, सॉवरेन वेल्थ फंड एक तो अगर आपका इशारा SIFC की तरफ है तो स्पेशल इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की तरफ है। देखिए, खत्म करने के जहाँ ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए SIFC को बनाया गया था, यानी इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, वो इसलिए बनाया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी जैसे से कभी भी अफेक्टेड नहीं रही। आज भी आप देख लें कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं। आप ये देख लें कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, कोई सूरत हाल उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि SIFC जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है। SIFC का एक रोल है, और पिछले दिनों जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था, ठीक है अभी तक उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई है, लेकिन अभी एटलीस्ट जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था सऊदी अरेबिया की तरफ से स्पेशली, उसमें SIFC का बड़ा क्रिटिकल रोल था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट SIFC को मुकम्मल तौर पर डिसबैंड कर दे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर तो IMF ने इस शर्त को लाजमन बरकरार रखा है और ये हो गई है एग्रीकल्चर टैक्स होगी, तो गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिनों में जो IMF का पैकेज निगोशिएट करना और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप देखेंगे पहले हिस्टोरिकली भी हमने खान साहब की गवर्नमेंट में भी देखा, PDM की गवर्नमेंट में भी देखा 2022 के अंदर, कि उस वक्त भी जो अनसर्टेनिटी का पीरियड होता है, जब निगोशिएशन चल रही होती है IMF से, तो सबसे खराब पीरियड होता है इकॉनमी के लिए भी, करेंसी के लिए भी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हम दोबारा उसी फेज के अंदर जो है वो एंटर होने जा रहे हैं कि हम वक्त एक स्पेकुलेशन करेंसी के हवाले से चल रही होगी, IMF के हवाले से चल रही होगी। अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमने कभी भी अपना कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया,
हम सब डे टू डे बेसिस पे अपनी कंट्री को चलाते हैं, दुकान की तरह, एक दुकानदारी चलती है, तरह एक छोटी सी परचून की दुकान की तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। तो इसका नतीजा ये, और सालों साल से यही करते आ रहे हैं, तो जाहिर है कि पूरी कौम उसका नतीजा भुगत रही है। नुमान, आई वुड वांट यू टू काइंडली ऐड समथिंग टू इट कि पाकिस्तान में सालों से एक ही तरह की स्टीरियोटाइप कैसेट्स बार बार बजाए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट को आसमान पर ले जाया जाता है, और वो जब नीचे आ रहे होते हैं तो बाज़ार हिस्सेस आसमान की तरफ जाती है, फिर बाज़ार हिस्सेस में लोगों की जब पिटाई का वक्त शुरू हो जाता है तो प्रॉपर्टी, एंड दिस इज़ हाउ द टिपिकल साइकिल हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। आपने एक आइडिया प्रेजेंट किया था जिसकी काफ़ी पजीराई हुई थी, एंड दैट वाज अबाउट सेटिंग अप अ परमानेंट बॉडी नेम्ड इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल। आज आपको वही सिचुएशन नहीं लगती कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहरहाल 3 साल ज़ाया करके सस्टेन करके एक IMF प्रोग्राम की तरफ गई थी, गुमगू की सिचुएशन थी, और फिर दोबारा से बेयकीनी की तरफ जाके चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आ रही थी, तो आज आपको वही सिचुएशन नहीं नज़र आती। सो अगर लॉन्ग टर्म में परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो आज के हिसाब से व्हाट विल बी योर सजेशन एंड रोड मैप फॉर सस्टेन्ड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? देखिए, सस्टेनेबिलिटी का वही सोल्यूशन है कि हमारे पास एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, इसमें वो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो दुनिया भर में मौजूद हैं वो हों, उसके अंदर हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट भी हों, और आप जो है अगले 2 साल का एक ऐसा प्लान बनाएं कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर आप हंगामी बुनियादों के ऊपर, वॉर फूटिंग के ऊपर जो है आप IMF की चुंगल से बाहर आ जाएं। जब तक आप IMF की कंडीशनैलिटीज के साथ हैं, आप IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं, और आपका बजट जो है वो IMF की नज़र में IMF की कंडीशनैलिटीज के तहत बन रहा है, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि IMF पे जो बुनियाद, कुछ IMF के मामला ठीक नहीं है, जैसे कि फिस्कल डिसिप्लिन, हम किसी भी तरीके से अपना फिस्कल डिसिप्लिन कायम करने को तैयार नहीं है। हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहे। हम अब जो है वो जो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उनको खत्म नहीं करना चाहते। ये मुश्किल फैसले हैं कि बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल फैसले हैं, और पॉलिटिकल फैसलों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं लेना होता है। अब अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे पास कोई भी मुश्किल फैसले लेने को तैयार नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। नतीजा ये निकल रहा है कि वही IMF है, वही IMF का बजट है, और बल्कि अब तो हमारी जिंदगी इतनी गुजर गई कि हम जो है IMF का बजट सुनते सुनते और उस झंकार के अलावा, उस नगमे के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आज की तारीख में भी हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि अगर आज हम IMF से मुआहिदा कर भी लेते हैं तो हम अगले 2 साल में किस तरीके से जो है अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि हमें तो लॉन्ग टर्म में मुआहिदा करना है। लॉन्ग टर्म मुआहिदे का बुनियाद है कि अगर 3 से 5 या 7 साल तक हम कहीं किसी भी तरीके से जो है वो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ मोड में नहीं आएगी। कभी भी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के किसी मुल्क ने भी IMF के तहत रहते हुए ग्रो नहीं किया। और हमारी एक तरफ आप मुल्क की माशी सूरत हाल देखें, जॉब नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर हम इस तरह इन्फ्लेशन का शिकार है, बल्कि अगर सही माना में इकोनॉमिक नंबर्स को देखा जाए तो हम जो है हम तो इस वक्त जो है हमारी इकोनॉमी रिसेशन का शिकार है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर आप आम आदमी की सूरत हाल देखें, इस वक्त कागजी नंबर्स को हटा दें, ऐसी सूरत हाल में जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, तो आम आदमी की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ना हुकूमतों के प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है, ना वो इससे कुछ काम करना चाहते हैं, ना उनके पास टेक्निकल कैपेसिटी है कि वो ये काम कर सकें अनफॉर्चुनेटली, और ना उनके पास अगले 2, 3, 4 साल का कोई या 5 साल का तो प्लान है कि हम इन चक्करबाजियों से निकल के अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो एक बहुत ही ठीक सूरत हाल है, और मुझे जो है इसी वजह से जो पॉलिटिकल टेम्परेचर आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ से PTI को भी इतना प्रेशर भी बढ़ेगा, दूसरी तरफ से जो है हुकूमत अदालतों की तरफ से भी प्रेशर में रहेगी, तीसरी तरफ से जो है हुकूमत के पॉलिटिशियन पार्टनर्स हैं वो भी हुकूमत पर दबाव डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये IMF का पैकेज नेगोशिएट करना हुकूमत के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा, और वैसे भी चूंकि ऑल्टरनेटिव प्लान तो उनके पास तो मौजूद है नहीं, तो उनकी माशी मुश्किलात में और सियासी मुश्किलात में इजाफा होगा। समझ में आती है बात। नुमान, आपकी एक चीज़ थी जिसके ऊपर काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे, बट जो आपने कहा था वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने कहा था कि चीज़ें वायलेंस की तरफ भी जा सकती हैं अगर ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं और जो महंगाई की शरह है इसको काबू नहीं किया गया। आज वही कुछ हो रहा है जो उस वक्त तो आप कहते थे कि ये 3 रुपये की पर यूनिट जो इजाफा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, बट आज हमने देखा है कि गैस की कीमतें तकरीबन डबल हुई हैं, इनफैक्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो 40 रुपये से 60 रुपये पर यूनिट तक चले गए। महंगाई की जो शरह है वो नंबर्स आप कुछ भी कहें, बिकॉज पाकिस्तान में एक बेस नंबर का गेम होता है, 3 साल बाद बेस नंबर चेंज होता है, तो आप कहते हैं महंगाई बढ़ने की शरह में 0.5% कम हो गया है, कड़ी हुई महंगाई 40% के ऊपर ही है।
सो गिवन ऑल दिस सिचुएशन, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन है, ये आपको वायलेंस की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिख रही अगर महंगाई की शरह को देखिए, वायलेंस के पहला इंडिकेशन क्या होता है? वायलेंस का पहला इंडिकेशन होता है कि जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब होती है। इस वक्त हम अपने तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से पूछ लें, वो लोग चाहे वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी पाकिस्तान के शहर में हो, अक्रॉस पाकिस्तान जो है जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। चोरी चकारी में, स्नैचिंग में, मॉकिंग में इजाफा हो गया है। कराची की सूरत हमारे सामने ही है। गालिबन पिछले इस साल 100 लोग मर गए। रमजान में कितना डजन के हिसाब से लोग है ये इस चक्कर में मर गए। तो ये इस बात की निशानी है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देखें, जो इंसान मरा हुआ है, जो इंसान माशी बदहाली के शिकार है, मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर उसके घर पे आप बिजली का इतना बड़ा बिल भेजेंगे, वैसे वो खाना नहीं खा रहा, तो उसके बाद दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। वो एक ऑप्शन रहता है कि या तो खुदकुशी कर ले या फिर वो दूसरे बंदे को मार दे। तो बात ये है कि ये मेरे या किसी के कहने से नहीं होते कि नेचुरल आउटकम है। इंसानी तारीख का पूरा मुताला करके देखें, ज्यादातर इनकलाबात जो इंसानी तारीख में आए हैं वो माशी वजूहात की बिना पे ही आए हैं। तारीख में सबसे मशहूर इनकलाब जो आया था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो आया था, वो भी, उसकी भी जो फंडामेंटल्स थे वो ना सियासी थे, ना कौमी थे, ना मजहबी थे, बल्कि वो इकनॉमिक फंडामेंटल्स थे। तो हमेशा से ही दुनिया की तारीख में जो इनकलाबात आते हैं ना, इनकलाब ईरान की तारीख देखें कि वहाँ पे भी जो मुश्किलात माशी तौर पर लोगों को पैदा हुई हैं। आप जो है इवन अरब स्प्रिंग में जो मामला है, वहाँ पे भी इसकी जो बुनियादी फंडामेंटल्स थे बेसिकली वो इकोनॉमिक थे। तो हमेशा से ही ये सारे जो प्रॉब्लम आते रहे हैं। अभी आप ये देखें कि जो यूरोप में जो फार राइट गवर्नमेंट आ रही है, आप यूके में आप देखें जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का जो तख्ता उल्टा है और बड़े तरह से, ये सब उसकी बुनियादी वजूहात जो है वो इकोनॉमिक है। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को, इकोनॉमिक चैलेंजेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो है टैक्सेस, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके वो मजीद टैक्स बढ़ा के, सिर्फ IMF के कहने के ऊपर गैस और इलेक्ट्रिसिटी के नर्ख बढ़ा देने से तो जो है ना, आप आम आदमी को तो खून चूस रहे हैं। कितना खून चूस रहे हैं? खून की भी एक लिमिट होती है ना। तो अब वो खून भी खत्म हो गया आम आदमी के अंदर। तो अब वो नतीजा आम आदमी इसी नहज पे पहुंच गया है कि या तो वो खुदकुशी कर ले, या जो लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ना वो आवाज वो जो है ना खड़ा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे हुक्मरानों ने कौम को इस नहज तक पहुंचा दिया है। नुमान, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ पे ज़रूर कमेंट करें कि जो हल है इमीडिएट टर्म में वो है शायद इंडस्ट्री रिवाइज हो जाए, कारखाने लग जाएं, और जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको नौकरियां देने के लिए कारखाने लगाने हैं और उसके लिए आप हमें रुपया दे के कहेंगे कि डॉलर चाहिए, आपको इंपोर्ट करना है, फिर आप मशीनरी इंपोर्ट करने के बाद हमें कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि दीज आर लग्जरीज। सो गिवन दिस सिचुएशन, आर देयर एनी इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स कि जो नॉन कैपिटल इंटेंसिव हों और जो पाकिस्तान की ग्रोथ में कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर सकें? देखें, सबसे बड़ा जो दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक बहुत नॉन कैपिटल इंटेंसिव है, दूसरी भी रिलेटिवली जो है ना उसमें हम कह सकते हैं कि उसको हम लोकल रिसोर्सेज से मैनेज कर सकते हैं। एक आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं और ह्यूमन कैपिटल, दूसरा आपका टूरिज्म है। पाकिस्तान के टूरिज्म को सही मानों में मार्केट नहीं किया गया। पाकिस्तान का ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं, हम आज भी अरब कंट्रीज के टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान को एक शॉर्ट वेकेशन डेस्टिनेशन के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को, गलियात हैं या बाकी नॉर्दर्न एरियाज हैं, अगर उसका जो है थोड़ा सा उसकी वहाँ की फ्लाइट्स वगैरह को ठीक कर लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई टूरिज्म की स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके तहत ये किया जा सके। तो टूरिज्म एक एरिया है जिसकी प्रॉपर मार्केटिंग और प्रॉपर प्रमोशन से, जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि जॉर्जिया और बाकू ने जब अपनी डेस्टिनेशन को खोला था तो काफी उन लोगों ने प्रमोशन की थी, 2-3 दिन के टूर्स। तो अरब कंट्री से चूंकि हमारा फासला भी कम है, तो पाकिस्तान को ओवर द वीकेंड 3-4 दिन शॉर्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रॉपर प्रमोट किया जा सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज ऑफकोर्स आपकी आईटी एक्सपोर्ट है, लेकिन उसके लिए हमें हंगामी बुनियादों पर कम से कम 10 लाख लोगों को ट्रेन करना होगा टेक्नोलॉजी के अंदर। अब वो भी उस चीज के लिए पॉसिबिलिटी मौजूद है। बहुत सारी NGO, बहुत सारे इदारे इस पर काम कर रहे हैं, पर अगेन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास ह्यूमन डेवलपमेंट का, लोगों की ट्रेनिंग का कोई प्लान मौजूद। हमारी आप IT फर्म्स को देखें, बल्कि अगेन गवर्नमेंट इस चक्कर में किसी तरह IT फर्म्स को IT एक्सपोर्ट करती है, उन्हें मजीद टैक्स लगा के उनके बिजनेस का जो है ना बेड़ा गर्क किया जा सके। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो IT फर्म्स हैं, मुश्किल से जो बड़ी से बड़ी फर्म है उसके पास लेस देन 10,000 लोग। इंडिया की जो बड़ी IT फर्म्स है उनके पास 5, 6, 7 लाख, 2 लाख इस तरह के लोग होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा एरिया है जो हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स, IT एक्सपोर्ट्स, इसको अगले 2 सालों में कम से कम $5 से $10 अरब से बढ़ाया जा सकता है,
लेकिन हमारे पास उसकी जो बुनियादी अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। आपने एक साल के कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट पे, चूंकि हमारे पास कोई प्लान तरह से मौजूद ही नहीं है, तो आप जितने भी IT पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लें, आपके पास वो लोग कहाँ से आएंगे जो वहाँ बैठ के जो है IT एक्सपोर्ट करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की चूंकि हमारे पास अगेन कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आज की तारीख में ही बना लें तो अगले साल 1.5 साल के अंदर हम काफी जो है, हो सकता है कि ये मुमकिन है कि हम IMF से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाए। मेक सेंस। नुमान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे सैयद आसिम ज़फ़र, जो कि एक IT एक्सपर्ट है। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था नुमान अब्दुल मजीद आदम ने, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान के किस तरह के चैलेंजेस हैं। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन एंड द व्यू कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन है उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने कहा कि जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान का जो सॉवरन वेल्थ फंड है उसको ख़त्म करने की जो बात है वो ग्राउंड पर नहीं आ सकेगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है 45% का, वो भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज़ जो ज़मींदार है उसके लिए तो आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद कल एक्सप्लेन कर दिया कि हिसाब किताब बनाना होगा ना, प्रॉफिट पे टैक्स देंगे तो ज़मींदार हिसाब बना देगा, वो उसके ऊपर टैक्स आएगा नहीं। बट सैलरी क्लास के लिए उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उसके ऊपर जो 40% टैक्स है वो तो डिडक्शन एक एट सोर्स है, उसमें कोई चॉइस और चारा नहीं है। एम्प्लॉई क्लास जो है उसको ये बर्डन बेयर करना होगा इकॉनमी को चलाने का। औरंगज़ेब से मुतालिक काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं और ये भी क्यास किया जा रहा है कि ही इज़ फ्रॉम द पावर सेंटर, पावरफुल क्वार्टर्स, और वो किसी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। बट नुमान स्ट्रेस्ड ओवर द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल को तश्कील पाने से जुड़ा हुआ है, एंड ही थॉट कि ये फैसला जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आसिम ज़फ़र ने प्रोग्राम को कंक्लूड होते वक्त 3-4 अहम नुकात की निशानदही की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है वो 2 से 10 अरब डॉलर नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रखता है। उन्होंने बताया कि जो IT सेक्टर से वाबस्ता बच्चों की तादाद है वो किसी भी दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा है, और जो कमाने की सलाहियत है वो 5-10 नहीं बल्कि 20-25 गुना ज़्यादा है। सो अगर थोड़ी सी एफ़र्ट की जाए, और उन्होंने कहा कि साल नहीं बल्कि 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग से भी बच्चे इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो 1000 से 2000 डॉलर माहाना पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सके। फाइनली ही गेव अ कंपैरिजन कि 31 अरब डॉलर भेजने वाली जो क्लास है वो एक ख़ास किस्म का काम करती है, लेबर वर्क करती है, और वो जो अपने रेम्यूनरेशन का आगाज़ करती है वो 1500-2000 दिरहम से करती है, और सऊदी अरब में 7-8 लाख और बाकी ममालिक में 20-25 लाख अफराद जो सैलरी लेते हैं वो 3 से 4 गुना कम होती है। सो अगर IT सेक्टर के लोग एक्सपोर्ट ना भी हों, विदाउट कैपिटल इंटेंसिव थिंग इफ़ दे स्टार्ट देयर कैरियर, तो पाकिस्तान में 10 से 15 अरब डॉलर के असासे सालाना देखे जा सकते हैं, उनका इजाफा देखा जा सकता है। सो नाज़रीन, इस तरह के तज़्ज़िये बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।